हेलो बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम क्लास 10th भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम और इंटरेस्टेड वे में पढ़ेंगे ताकि आप सबको सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले कि रिसोर्स होता क्या है अब हमें चैप्टर के नाम का पहले मतलब तो पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होता है बेटा? हमारे एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें जो हमें मिलती है, जिनसे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्या यूज करके? उस पर लगा के अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इकोनॉमिकली जो फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। जैसे कि हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। अब जैसे बेटा हमें कोल मिलता है, ठीक है लेकिन कोल जो होता है हमें जिस रॉ फॉर्म में मिलता है, क्या हम उस रॉ फॉर्म में उसे यूज कर लेते हैं क्या? नहीं। क्या हमें जो आयरन मिलता है हम उसे रॉ फॉर्म में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा जब भी हमें कोल या आयरन मिलता है तो हम उसे एक्सट्रैक्ट करके हम उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगाते हैं, उसे क्लीनिंग करते हैं, उसका फर्निश करते हैं। क्रूड ऑयल भी मिलता है तो हम डायरेक्ट पेट्रोल मतलब डायरेक्ट हम अपनी गाड़ियों में यूज कर लेते हैं क्रूड ऑयल? नहीं। हम क्या करते हैं, उसका पहले पेट्रोल बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमने उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगा के उसे थोड़ा फर्निश किया ताकि हम उसे यूज कर सके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरी टर्म क्या थी? इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि जो भी हमने ये जो चीज करी है, क्या उसमें हमने अपनी इकोनॉमिकली मतलब ज्यादा पैसे तो नहीं लग रहे? कहीं ऐसा ना हो कि अभी आपने जैसे कि कोल से आपने कोई चलो आयरन से देखते हैं। आयरन से हमने क्या किया, एक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन आयरन को निकालने के लिए आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग गई। अगर बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट लग गई जो उसकी खुद की वैल्यू से भी ज्यादा है, तो वो फिजिबल ही नहीं हुआ ना बेटा। क्योंकि अगर अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी तो उतना में तो हम सोचेंगे कि अरे यार हमें क्या जरूरत थी ये चीज करने की, तो ये चीज तो करनी ही नहीं चाहिए थी हमें। मतलब उसमें बहुत ज्यादा पैसे लग गए। जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो हम बोलते नहीं है कि अरे हमने सिर्फ 50 रुपए की चीज खरीदी और 100 रुपए तो किराया ही लग गया आने में। अब हम कभी दूर की मार्केट में जाते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं ना कि ज्यादा सामान ला पाए और कम किराया लगे, तो हमें थोड़ा फिजिबल भी लगता है। ठीक वैसे ही हमारा आयरन कोल ये सब जब चीजें हम निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए भी हमें इकोनॉमिकली फिजिबल देखना पड़ता है। ठीक। तीसरा वर्ड है आपके लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्या कल्चरली एक्सेप्टेबल है? क्या पूरी जो सोसाइटी है क्या उसे यूज करने के लिए मतलब वो इच्छुक है, मतलब वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती? ठीक है। तो इसीलिए हमारे रिसोर्सेज में क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तभी हम उसे क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है। और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके वो रिसोर्स। ठीक है। अब देखो, जब भी मैंने बताया कि हमने आयरन ओर निकाला या कोल का ओर निकाला या हमने क्रूड ऑयल निकाला, तो उसमें हमें क्या क्या लगाना पड़ता है? तो ह्यूमन बींग्स को उसमें टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है। ह्यूमन बींग्स को ही अपना नेचर से उसको निकालना पड़ता है। और ह्यूमन बींग्स ही कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं जिस वो जो ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। कि हमारा क्या है कि जो भी चीज हम निकालते हैं एनवायरनमेंट से, उसमें हमें अपना इंटरेक्टिव रिलेशनशिप साबित करना पड़ता है। मतलब एक रिलेशनशिप होता है नेचर के बीच में, क्योंकि सामान जो है वो हमें नेचर से मिला, फिर हमने उसके ऊपर टेक्नोलॉजी लगाई। और टेक्नोलॉजी सिर्फ हम इंडिविजुअली तौर पे थोड़ी लगाते हैं, कोई कोई इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि हमारी इंडियन ऑयल की हमारी कंपनी है ओईसीजीसी, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, जो हमारी क्या करती है, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे वो काम करती है। जैसे अब हमारा ऑयल निकालना किसी एक इंसान का काम थोड़ी है, क्रूड ऑयल निकालना, तो पूरी पूरी इंस्टीट्यूशन काम करती है। तो इसलिए हमारा नेचर, हमारा उसकी टेक्नोलॉजी और उसका इंस्टीट्यूशन, तीनों मिलकर ही किसी रिसोर्स को रिसोर्स बनाते हैं। और ये तीनों ही चीज आखिर निकाल कौन रहा है? ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स से लिंक है हमारी कि नेचर से हम पहले रिसोर्स निकालेंगे, फिर उस पर टेक्नोलॉजी लगाएंगे, और लगाएगी भी कौन? एक इंस्टीट्यूशन लगाएगी। ठीक है। ताकि हम क्या कर सके, एसिलेट कर सके अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा सके। ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। ठीक। अब देखो, हम रिसोर्सेज को दो चीजों में बांट सकते हैं, मतलब हम अपने रिसोर्सेज को ही दो में बांट सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम दो में बांट सकते हैं। देखो, नेचुरल और ह्यूमन का मतलब क्या होता है? नेचुरल जो हमें डायरेक्ट नेचुरल मतलब नेचर से मिली है, जैसे कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, और आपका आयरन हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, तो ये सब चीजें क्या है बेटा? ये सब हमें डायरेक्ट नेचर से मिले तो नेचुरल। ह्यूमन में क्या है बेटा? जो ह्यूमन ने खुद बनाया, जैसे कि हमने रोड बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, पार्क बना दिए, तो ये सब चीजें क्या है? तो ये सब हमारी ह्यूमन है। ठीक। अब देखो, नेचुरल को भी हम दो में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिन्हें हम बार 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 यूज कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिन्हें हम बार बार यूज नहीं कर सकते, मतलब एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है आपका सोलर एनर्जी, है ना। और नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल क्या है आपका? जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक। इसके अलावा आपका जैसे फॉसिल फ्यूल जो आपके खत्म भी हो जाएंगे एक टाइम के बाद, आप अगर आप यूज कर लोगे तो बहुत ज्यादा वो क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं हो सकते। फॉसिल फ्यूल हो गया आपका, क्रूड ऑयल हो गया आपका, है ना, और आयरन हो गया आपका, कोल हो गया, तो एक टाइम के बाद ये सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने में। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा कोई चीज हमने अभी अभी जैसे ली, जैसे कि हमने सोलर एनर्जी। सो क्या हमारे सूरज ज्यादा कभी निकलने से बंद कर देंगे क्या? नहीं नहीं, अब मैं नहीं निकल रहा, नहीं नहीं मैं छुट्टी पे चल रहा हूँ, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सूरज से हमें जो रोशनी मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, या हमें अगर कोई ये विंड एनर्जी मिल रही है, जैसे हवा चल रही है, हवा चलनी भी कभी नहीं रुकती, तो जहाँ पे तेज हवा चलती है वहां पे हम विंड मिल्स लगा देते हैं, ताकि हमारी एनर्जी स्टोर हो सके और हम उनको यूज कर सके। तो ये क्या है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। और ये क्या था? नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल को भी हम दो में बांट सकते हैं, एक है कंटिन्यूस और एक है बायोलॉजिकल, ठीक है। तो कंटिन्यूस, कुछ कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, वो चले आ रहे होते हैं, मतलब कि हाँ बार बार हम उसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। और बायोलॉजिकल भी है, क्योंकि बायोलॉजिकल कैसे है कि हाँ सोलर मिल रही है, विंड मिल रही है, तो ये सब क्या है, हमारी बायोलॉजिकल हो गई, ठीक। अब देखो बायोलॉजिकल में हमारे कौन से रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। तो ये हो गया जो हमें नेचर से मिल गई डायरेक्टली, और वाइल्ड लाइफ जो हमारे जानवर वानवर हो गए, तो ये भी हमारे एक रिसोर्सेज जैसा काम कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। फिर है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि रिसाइक्लेबल हो सकते हैं ये, या नॉन रिसाइक्लेबल हो सकते हैं। रिसाइक्लेबल जैसे आप बार बार यूज कर सकते हो, जैसे कि जैसे हमारा कोल था, कोल को हम दोबारा तो यूज नहीं कर सकते, मतलब तो नॉन रिसाइक्लेबल हो गई, ठीक। लेकिन अगर आप आयरन को देखो, तो आयरन से हमने जो जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, या मान लो आपने कोई रॉड बनाई थी, तो आप उसे फिर से भी तो यूज कर सकते हो ना पिघला के, तो रिसाइक्लेबल तो है एटलीस्ट वो। तो नॉन रिन्यूएबल में कभी कुछ कुछ रिसोर्सेज है जो नॉन रिसाइक्लेबल है, और कुछ कुछ रिसोर्सेज है जो हमारी रिसाइक्लेबल है, ठीक। इसके अलावा है हमारे ह्यूमंस। तो ह्यूमंस कैसे रिसोर्सेज बनाते हैं? तो वही मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ये कौन बनाते हैं? ह्यूमन। तो इनको भी जो चीजें बनती है, इनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। और रिसोर्सेज जो बनाते हैं ह्यूमंस, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी एकदम हम सेट करके बनाते हैं कि हाँ इस क्वालिटी का इतनी क्वांटिटी बनानी है, इस क्वांटिटी का इतनी क्वालिटी बनानी है। तो ये क्या होते हैं? हमारे सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक। अब देखो, रिसोर्सेज को हम और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करें, तो हम दो तरह के रिसोर्सेज बोलेंगे। अगर किसी ने आपसे ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ओरिजिन में आपने कुछ भी नीचे का डाल दिया, नहीं, ओरिजिन अगर स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप के हमारे रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है आपका अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो जनरली जिनके अंदर लाइफ होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? जिनके अंदर लाइफ नहीं होती। जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेज में बोल सकती हूँ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे बहुत यूजफुल होते हैं, तो वो आपके आ गए बायोटिक में। अब बायोटिक में आपके कौन से रिसोर्सेज आ गए? जैसे कि जैसे बायोटिक में आपका क्रूड ऑयल भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फॉसिल्स के बेसिस पे बना है ना। अब बायोटिक में क्या आ जाएगा? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। हमने कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई, तो वो सारे कैसे रिसोर्स हो जाएंगे? अबायोटिक हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा बेसिस पे क्या है? एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम दो में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि खत्म हो जाएंगे और नहीं खत्म होंगे। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब वो जो खत्म हो जाएंगे, और रिन्यूएबल मतलब जो खत्म नहीं होंगे, फिर से रीन्यू हो जाएंगे। रीन्यू, फिर से न्यू आ जाएगा, जैसे कि सोलर एनर्जी, कि अभी आज चला गया सूरज, तो 2-4 दिन बाद फिर से आ जाएगा, या अगले दिन फिर से आ जाएगा, ठीक। कभी कभी मौसम अच्छा नहीं होता तो 2-4 दिन लगा देते हैं, नहीं तो मौसम अच्छा होता तो हर दूसरे दिन आएंगे, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल जो नहीं आएगा, मतलब खत्म हो गया, तो बहुत लंबा समय लगेगा, इतना लंबा समय लगेगा कि हमारी आने वाली 10-15-20 पिछले तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे भी हम अपने रिसोर्सेज को बांट सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्या होता है? जो किसी का खुद का होता है, जैसे कि आपकी जमीन,
आपका घर है ना सबका, जैसे अब हमारा घर है तो मेरा घर है तो सिर्फ ये मेरा है, इंडिविजुअल का है, इसमें किसका हक है, सिर्फ इंडिविजुअल का हक है। दूसरा, फिर आपकी आ गई कम्युनिटी, जिसपे पूरी कम्युनिटी का हक है, जहां पे हम रहते हैं उसके आसपास जैसे एरिया होता है ना, इंडिविजुअल में आपका क्या क्या आ सकता है रिसोर्सेज, देखो आपका खुद का घर आ सकता है, आपकी खुद की गाड़ी आ सकती है, आपका खुद का बुक आ सकता है, कूलर आ सकता है, एसी आ सकता है, फ्रिज आ सकता है, जो आपका खुद का इंडिविजुअल है। कम्युनिटी का क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारा पार्क, हम बाहर जाते हैं ना घूमने के लिए पार्क वगैरह में, तो वो कौन से रिसोर्सेज हो गए आपके, कम्युनिटी के हो गए। इसके अलावा है आपका नेशन, कि नेशन के कौन से रिसोर्सेज है, तो नेशन के रिसोर्सेज जो हमारी एक पूरी कंट्री के अंदर जो सारे रिसोर्सेज आते हैं वो आपकी कम्युनिटी के, और कम्युनिटी के क्या थे याद है ना, जैसे कि हमारे किसी एरिया हमारा पार्क आ गया, हमारी रोड आ गए, हमारे ब्रिजेस आ गए, जिसमें किसी का अकेले का हक नहीं है, पूरी कम्युनिटी का है, पूरे समाज का हक है। और नेशन मतलब सारा सम टोटल हमारे देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल रिसोर्सेज। फिर होगा एक हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होता है जो हमारे इंटरनेशनली तौर पे पूरे विश्व का होता है, जैसे कि हमारे जो वो होता है इंडिया है, इंडिया के बाहर जैसे हमारा कुछ पानी वाला जो एरिया होता है, जैसे कि हमारा नीचे इंडियन ओशन के अंदर नीचे जो पानी वाला एरिया है, उसके अंदर अगर कोई रिसोर्सेज मिलेगा तो उसमें किसका, किस कंट्री का हक है, या हमारा पैसिफिक ओशन में अगर कोई रिसोर्स मिलेगा तो उसमें किसका हक है, तो वो जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है जिसमें सबका हक है। ठीक है। इसके अलावा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे भी हम तीन चार तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक और रिजर्व्स। रिजर्व्स वो होते हैं जैसे कि हमारा हमने देख रखा है कि हाँ ये चीज है हमारे पास, कि इतनी है हमारे पास, हमारा इतना रिजर्व्स है कि हमने इतना यूज किया। डेवलप स्टॉक के हमने देख लिया कि कितना हमारे पास स्टॉक है उसका। और पोटेंशियल मतलब कि हाँ हमें लगता है कि हमारी पोटेंशियल है, आने वाले समय में हमारी इस चीज की पोटेंशियल हो जाएगी, जैसे शेल गैस है कि हाँ हमारे यहाँ पे शेल गैस मिल सकती है, लेकिन कितनी है, क्या क्वांटिटी है, कुछ अभी पता नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल हमें पता है कि हाँ हो सकता है। ठीक, तो ये होगा। अब है आपके डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज जो होता है वो कैसे कैसे क्या डेवलप होता है। तो रिसोर्सेज जो होता है वो हमारा वाइटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम कैसे अपनी चीजें बना पाएंगे, कैसे हम चीजें चला पाएंगे, कैसे हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे, क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम आजकल क्या कर रहे हैं, कोल है या कुछ पेट्रोल है, ठीक है चल रहा है, हम जला रहे हैं इंजन, वाला हमें रोक लेना चाहिए, जैसे अगर हम कहीं पे रेड लाइट पे रुकते हैं तो अपना इंजन ही नहीं बंद करते। ठीक है, ये अभी अगर अगर हम कहीं जाते हैं, अगर रास्ते में रुकते हैं तो हम इंजन ही नहीं बंद कर रहे, तो क्या कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल अपना वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, या आपने कहीं पेड़ काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये क्या है बेटा, ये सारा हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हाँ नहीं इसकी वजह से दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं लोगों को फर्क पड़ रहा है आजकल। तो बहुत गलत तरीके से हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि फर्स्ट, डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि आपके जो रिसोर्सेज है वो क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं आपके रिसोर्सेज। सेटिस्फाई करने के लिए द ग्रिड्स ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स, कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो डिप्लीट करते हैं आपके फ्यू इंडिविजुअल्स के लिए, जैसा क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द, हाँ अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमें तो अपना वो बनाना है, जैसे कि फार्म बनाना है, हमें तो अपना फार्म बनाना है, या मान लो आप अपने पर्टिकुलर आपको अपने घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, कोई बहुत बड़े एरिया में आपको बनानी है, बंगला बनाना है आपको, वहां पे इतने सारे फॉरेस्ट थे, सोचो इतना बड़ा फॉरेस्ट था, आप उन सबको काट के आपने क्या किया, अपना बंगला बना लिया। तो आपने किसी कुछ इंडिविजुअल्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, उनके ग्रिड के लिए, उनके लालच के लिए हमने क्या किया, हमने पूरे ही रिसोर्सेज को काट दिया, हटा दिया, हमने अपने पूरे जो पेड़ वेड़ है वो हटा दिया, तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, डिप्लीट हो गए, कम हो गए। ठीक। सेकंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यू हैंड्स, क्योंकि जो हमारे कुछ कुछ रिसोर्सेज है वो कुछ लोगों के हाथ में आ जाते हैं, बस कुछ लोगों के हाथ में ही रुक जाते हैं, जैसे कि हमारे जैसे हमारे अंबानी जी है, हमारे अडानी जी है, ठीक है, इन कुछ ही लोगों के हाथ में बहुत सारे रिसोर्सेज है, हम लोग के हाथ में तो इतने सारे है नहीं, इनके हाथ में इतने सारे पोर्ट्स हैं, डेवलपमेंट है, सब चीजें है, तो एक्यूमुलेशन हो जाता है कुछ रिसोर्सेज का कुछ ही हाथों में, इसकी वजह से होता क्या है, पूरी सोसाइटी जो है हमारी डिवाइड हो जाती है, हैव्स में और हैव नॉट्स में। हैव मतलब जिनके पास वो रिसोर्सेज है, और हैव नॉट मतलब जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, या तो रिच में और पुअर में। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे रिसोर्सेज का कुछ ही हाथों में, इसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। तीसरा हमारा नुकसान क्या होता है रिसोर्सेज में, क्या प्रॉब्लम होती है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, कि हम बिना सोचे समझे बस यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज,
जिसकी वजह से और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाता है। इकोलॉजिकल क्राइसिस में हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। अब आजकल बोलते हैं ना कि अरे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। तो क्यों इतनी गर्मी हो रही है? क्योंकि हमने इतना ज्यादा अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया है, इतना ज्यादा हमने अपने पेड़ काट दिए, क्योंकि पेड़ जो थे वो ऑब्जर्व कर लेते थे अपने, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेते थे। तो हमने वो सब चीजें क्या कर दी है, वो कम कर दी है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हमारे एनवायरमेंट में बच जाता है। और हमारे यहाँ पे कितना जो सनलाइट आती है तो हम उसे ट्रैप कर लेते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक। सेकेंड, ओजोन लेयर डिप्लीशन। देखो ओजोन की लेयर, ओजोन जो लेयर होती है वो भी डिप्लीट हो रही है। ये भी बहुत बच्चों को पता है कि जैसे हमारी जो पूरा अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर करके एक लेयर है। वो लेयर क्या करती है, क्या किसको पता है? कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तो बता ही रही हूँ, आप भी बताना तब तक। ठीक। ओजोन लेयर बेटा, हमारे जो सन से यूवी रेज आते हैं ना, जो हमारे देखो दो तरीके के यूवी रेज होते हैं, एक होते हैं अच्छे और एक होती है बुरी। और जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बुरी होती है उनको रोक देता है हमारा ये ओजोन लेयर। ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इतना ज्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं कि जो हमारी वो जो ओजोन लेयर है ना उसमें भी छेद हो चुका है, ओजोन होल हो चुका है, वो भी हमने डिप्लीट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, उस छेद से डायरेक्टली वो अंदर आएगा। जैसे आपके छाते में छेद हो गया, छेद होगा तो क्या होगा, बारिश का पानी अंदर आएगा ना। ठीक वैसे अगर हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर थी, जो लेयर हमारी ओजोन लेयर की थी, उसमें छेद हो जाएगा जगह जगह, तो डायरेक्टली हमारी जो सनलाइट है गंदी वाली, जो यूवी रेज है, वो हमारी क्या होगी, अंदर आती रहेगी। ठीक। तो ये भी क्या हो गया, हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो इसकी वजह से भी हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। इसके अलावा है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कि एनवायरमेंट में हम कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं आजकल, तो बहुत ही ज्यादा। अगर हमें थोड़ा सा भी दूर जाना है तो हम कार में चले जाते हैं, कहीं पर भी जाना है हम अपनी अलग अलग कार लेके जाते हैं। आजकल देखा ना, लोग एक एक कार में एक एक बंदा बैठा होता है। तो उसमें क्या है बेटा, हम अपने पूरे एनवायरमेंट को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें बस से ज्यादा ही जाना चाहिए, या तो अगर आपके पास, आप बस से नहीं जाना चाहते, आपने कार है आपके पास, आप कार पुलिंग भी कर सकते हो। सोचो एक ऑफिस में अगर 10 लोग काम करते हैं, तो 10 लोग अगर अपनी अपनी कार लेके आए तो 10 कार आएगी, 10 जगह पेट्रोल खर्च होगा। इससे बेटर तो ये है ना कि, और ऊपर से पॉल्यूशन भी इतना होगा, इससे बेटर तो ये कि 2 कार आए रोज और एक कार में 5 बंदे बैठ जाए, रोज का यही रहेगा, कितना इजी हो जाएगा। इससे आपका पेट्रोल भी सेव होगा, इससे आपका जो एनवायरमेंट है वो भी बचेगा। तो क्या हो रहा है बेटा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा इससे। इसके अलावा हमें पेड़ वेड़ भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंट हम पोल्यूशन करते हुए उसको ऑब्जर्व कौन करता है, उसको भी ये सब करते हैं। हम इंडस्ट्रीज से इतना कूड़ा फैला रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, हम ठंड में आग जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, तो उससे भी तो पॉल्यूशन हो रहा है। तो इन सबसे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन, लैंड के ऊपर भी आजकल हम कुछ भी, जैसे इंडस्ट्रीज होती है वो अपना कूड़ा लाके ये लैंड पे डाल दिया। ठीक है। हम लोग भी जो होते हैं अपना बाहर फेंक देते हैं कूड़ा, अगर हम रोड पे जाते हैं तो हम कोई चीज खाते हुए इधर उधर फेंक देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम भी तो लैंड को खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे मान लो कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वो हमारा एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर करते हुए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सब क्या करते हैं, वो सब डालते हैं खेतों में। तो इससे भी तो जो लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है ना, कम हो रही है ना। तो ये भी एक नुकसान है। देखा कि रिसोर्सेज को ना यूज करने के लिए हमारे पास कितने सारे नुकसान हो रहे हैं, कि डिप्लीट हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की ग्रीड के चलते एक्यूमुलेशन हो गया रिसोर्सेज का, एक ही हाथ में, थोड़े ही हाथ में ज्यादा रिसोर्सेज हो जा रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन वाली दिक्कत। तीसरा, इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, बिना सोचे समझे अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ये भी एक दिक्कत। तो अब हमें करना कैसे चाहिए रिसोर्सेज को, ये तो हमने प्रॉब्लम्स देख ली। हमें अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना चाहिए। ठीक है। और इसका एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हम भी यूज करें और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसे यूज कर सके, उन्हें भी मिले। क्योंकि हमें कैसे मिला है, हमारी पिछली जनरेशन ने छोड़ा है हमारे लिए, तभी तो हमें मिला है। और अगर सारा हम ही यूज कर जाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को कैसे मिलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा रिसोर्सेज ऐसे यूज करना चाहिए, आज भी यूज कर सके, प्रेजेंट की नीड्स भी सेटिस्फाई हो सके और फ्यूचर की नीड्स भी हमारी सेटिस्फाई हो सके। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि हमें अपने एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना। एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, उसको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। ठीक। नेक्स्ट, अब देखो इस चीज से रिगार्डिंग दो हमारी मीटिंग हुई थी। एक थी हमारी रियो दी जेनेरियो में हमारी मीटिंग हुई थी, मतलब एक ही मीटिंग हुई थी, उसमें दो चीजें निकल के आई थी बेसिकली। रियो दी जेनेरियो की मीटिंग हुई थी,
ठीक है। ये रियो दी जेनेरियो है कहाँ, पहले तो हमें यही बता दो मैम। ठीक है, तो रियो दी जेनेरियो बेटा एक जगह है जो कि हमारे ब्राजील में, जहां पर भी मीटिंग होती है ना बेटा, उसी के नाम पर ही वो पड़ जाता है। मतलब जो इसका मीटिंग का नाम होता है वो वही पड़ जाता है जिस नाम जहां पे हमारी मीटिंग होती है। तो ये रियो दी जेनेरियो में हुई थी, जो कि हमारे ब्राजील में एक जगह है। ब्राजील की कैपिटल नहीं है, ये सिर्फ ब्राजील में एक जगह है। ठीक है, तो इसलिए, और ये जो है 1992 में हुई थी। ठीक, और वो भी जून 1992 में। इसमें हुआ क्या था बेटा, 100 से ज्यादा जो स्टेट्स होते हैं ना, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता नहीं। देखो यहाँ पे स्टेट्स लिखा है। अब हम तो नॉर्मली स्टेट्स का मतलब हमारे लिए क्या होता है, राज्य होता है। राज्य मतलब एक कंट्री के अंदर एक स्टेट, मतलब हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल तौर पे देखा जाएगा तो स्टेट्स का मतलब बेटा कंट्री होता है। ठीक है, हमारे लिए जो स्टेट्स है वो तो राज्य है, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स का मतलब कंट्रीज है। ठीक है, इंटरनेशनल तौर पे ये वर्ड ही यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी स्टेट्स का मतलब कंट्री भी हो सकती है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो थे, बहुत सारे 100 कंट्री के जो स्टेट, जो 100 कंट्री के जो लोग पीपल थे, हेड्स जो थे, वो मिले थे। कहाँ मिले थे, रियो दी जेनेरियो में मिले। ठीक है, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए मिले। ठीक है, समिट जो थी, तो ये हमारी फर्स्ट वाली हुई थी, फर्स्ट हमारी इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी। इसी का नाम हमारा अर्थ समिट भी है, रियो दी जेनेरियो समिट भी है। ठीक है, किस चीज के लिए मिले थे ये लोग, एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, जो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम, मतलब हम अपने एनवायरमेंट को ढंग से यूज नहीं कर रहे ना, इसके लिए मिले थे कि हम अपने एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है एट द ग्लोबल लेवल। ठीक, तो असेंबल लीडर्स जो है, साइन किया था उन्होंने डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिकल चेंज एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो भी लीडर्स वगैरह थे, उन्होंने इस वाले डॉक्यूमेंट पे साइन किया, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। अब हुआ क्या, जो रियो का कन्वेंशन ये हुआ था, इसने एंडोर्स किया कि हमें क्या करना है, ग्लोबल के जो फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हमें अच्छे से यूज करना है। और इसके अलावा हमें अपना एजेंडा 21 करके जो, ये भी एक चीज अडॉप्ट करी थी हमने इसमें, और इसी में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बोली थी। ठीक, तो क्या क्या काम हुआ, फर्स्ट ये हमारा इंटरनेशनल तौर पे अर्थ समिट था, पहले ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि इसमें हमने क्या किया था, ये डिक्लेरेशन साइन हुई थी हमारी ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिकल चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। तीसरा क्या था कि इसके अंदर हमने एजेंडा 21 जो करके है, हमने वो इसके अंदर साइन किया था एक डॉक्यूमेंट। इसके अंदर हमने अपने फॉरेस्ट के जो प्रिंसिपल्स है उनकी भी बात करी थी। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करी थी। ठीक, अब देखो एजेंडा 21 है क्या, तो एजेंडा 21 का मतलब है, देखो आपको पता है सेंचुरी का मतलब, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, सब बच्चों को पता है क्या, पता है किसी को, अभी 21st सेंचुरी चल रही है। ठीक है, तो जो ये 1990 वाला टाइम था, ये कौन सी सेंचुरी चल रही होगी, अभी तो हम 2025 में है। तो हमारी 21st सेंचुरी चल रही है। हमारा 2025 हम कैसे लिखते हैं, 2025, तो हमारा जो 20 है ना बेटा, उस 20 का मतलब उसमें हम +1 कर देते, तो हम वो सेंचुरी बोलते हैं। तो अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो यहाँ पे 19 लिखा है, तो इसमें हम +1 कर देंगे तो क्या होगा 20। तो ये 20th सेंचुरी चल रही थी। 20th सेंचुरी से अब नेक्स्ट ईयर कौन, मतलब 7-8 सालों बाद क्या आने वाला था, एक नई सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी। इसके लिए क्या है हमारा एजेंडा 21 हम लेके आए। जैसे कि हम नया साल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं ना कि नए साल पे अब हम रोज बुक्स पढ़ेंगे, ऐसे हम अपने कुछ गोल सेट करते हैं ना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अच्छे से खाएंगे, हम बाहर की चीजें बंद कर देंगे, हम अपनी हम ज्यादा टाइम पे पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे प्लानिंग करते हैं अपनी। ठीक है, मैं भी करती थी जब हम छोटे थे। ठीक है, और अभी भी करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हमारे जो देश है, इन लोगों ने भी सोचा कि नई सेंचुरी आने वाली है। सोचो, वो तो अलग ही बात है, मतलब एक साल नहीं आने वाला, एक साल नहीं चेंज होने वाला, सीधा एक सेंचुरी चेंज होने वाली है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी प्लानिंग करी थी अपने एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। इस प्लानिंग के तहत, इसलिए इसका नाम पड़ा एजेंडा 21। इसमें हमने क्या किया, अ, इसी कॉन्फ्रेंस में हमने प्लानिंग करी थी। तो देखो, कभी कभी आपका रियो दी जेनेरियो का अपना नाम कभी किसी और नाम से भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके दो नाम तो मैंने बता दिए थे, रियो दी जेनेरियो समिट, अर्थ समिट, एनवायरमेंटल समिट। ठीक, इसका एक नाम ये भी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इस मीटिंग में, ये इसी वाली मीटिंग का नाम है। इस मीटिंग में हमने क्या किया था, एजेंडा 21 साइन किया था, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। इसका एम क्या था, ग्लोबली हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, ताकि हम आज, मतलब अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है ताकि वो आज के लिए भी सेटिस्फाई हो सके नीड्स लोगों की, और अगले मतलब नेक्स्ट आने वाला जो हमारे जो जनरेशन है वो भी उसे यूज कर सके। तो इसका एजेंडा यही है, कॉम्बैट करना हमारे एनवायरमेंटल डैमेजेस को,
पॉवर्टी को डील करना है, डिजीज को डील करना है थ्रू द ग्लोबल कॉपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक, इसको कॉपरेट करना है कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे, म्यूचुअल नीड्स पे, एंड शेयर करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सब चीजें करनी है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा 21 का, इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। इसने एक और बात बोली थी कि हमने ओवरऑल तो एक गोल बना लिया, ठीक, इसके अलावा हमें अपने हर कंट्री को अपने अपने लेवल पर भी हमारा एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग अपने लोकल लेवल पर भी अपने गोल सेट करने हैं कि हमें ये करना है हर कंट्री को, कि कुछ कंट्रीज हो सकती है जो बहुत अच्छी हालत में जो डेवलप्ड है ऑलरेडी, तो बहुत बड़े बड़े गोल्स रख सकती है। जो थोड़ी सी कम डेवलप है, वो थोड़े से डेवलपिंग स्टेज में है, तो वो क्या कर सकती है, वो थोड़े छोटे छोटे गोल्स रख सकती है। और जो बिल्कुल ही अभी बिल्कुल बहुत ही लीस्ट डेवलप वाली स्टेज पे है, वो बहुत ही छोटे छोटे गोल्स रख सकती है। तो ऐसे करके हर कंट्री को भी अपने अकॉर्डिंग गोल्स रखने थे, ठीक है, एक ही जूता थंब में फिट नहीं करना था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन सारा हो जाएगा तो आप सब भूलने लगोगे ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सब बच्चे को क्या करना है याद है ना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो वो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।